अच्छी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग आज हमारा टॉपिक है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे हमने बात करनी है, तो हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। डे वन से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कल मैंने आपको सरसरी तौर पे करवा दी थी। प्रीफेस होता है, ये हर कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है, हर कॉन्स्टिट्यूशन की। ये बात आपने जहन में रखना, ठीक है। मैंने कल ये बताया था कि इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल के अंदर अंदर बना दिया। हमें 9 साल लगे, 47 से 56, 9 साल लगे हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। क्या रीजंस थी जो हैं, क्या कहते हैं, हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इतनी देर हुई? पहले हम उन रीजंस को देखेंगे, किन वजूहात के बिना पे पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इतनी डिले हुई, ठीक है। इतनी उसमें वो क्या हर्डल्स थी ज्वाइन, ठीक है। तो सबसे पहली जो हर्डल थी वो थी बंगाली। बांग्लादेश 71 से पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, ये बात आप लोगों को पता होगी, अब तक पता चल जानी चाहिए सीएसएस पीएमएस की तैयारी के बाद, ठीक है। तो बांग्लादेश वाज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड पॉपुलेशन वाइज जो मशरकी पाकिस्तान, जो पहले नाम था बांग्लादेश का, वो मेजॉरिटी थी। बंगालीज वर इन मेजॉरिटी, ठीक है। और इधर जितनी भी यूं एथनिसिटीज कह लो, ग्रुप्स ऑफ पीपल कह लो, वो सब जो थे, पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान वगैरह, ये माइनॉरिटीज थे एज कंपेयर टू बंगाली, ठीक है। तो बंगाली जो थे वो एहसास कमतरी का शिकार हुए। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जो इलीट, जो हायरार्की रखी गई थी, वो सारी नॉन बंगाली थी। अगर कोई बंगाली गवर्नमेंट में था भी तो उसे गवर्नमेंट नहीं करने दी जाती थी, उसको बरतरफ कर दिया जाता था। एग्जाम्पल के तौर पे ख्वाजा नाजिमुद्दीन और हुसैन शहीद सोहरवर्दी, मोहम्मद अली बोगरा, ये 3 नाम मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ये कम से कम ये 3 नाम तो उनमें शामिल है जिनको सही तरह से गवर्नमेंट नहीं करने दी गई, ठीक है। और इसमें रोल किसका था? इसमें रोल था मगरबी पाकिस्तान के लोगों का, ठीक है। बंगालियों तक जो है वो सही चीजें नहीं पहुंचती थी, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं की जाती थी, वहां पे डेवलपमेंट नहीं करते थे, फंडिंग सही नहीं थी वहां के लिए। ये चीज उनके एहसास कमतरी का सबब बन रही थी। और इसी वजह से ही दिस इज वन ऑफ द रीजंस दे वर नॉट श्योर अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, दे वर नॉट टेकिंग पार्ट इन इट, कि यार ये कहीं ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ना बना दें जिसमें हमें ये जो है बैकफुट पे ना कर दें, हमारे हकूक ना मार दें, ये लोग हमारे जो राइट्स हैं वो खत्म ना कर दें, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के अंदर सबसे पहला जो हर्डल था वो था बंगालियों का। नंबर 2, एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एलीट या पॉलिटिकल लीडरशिप। एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप। एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप का मतलब क्या है? मैंने कल बात की थी, कायदे आजम के बाद कोई लीडर ही नहीं था हमारे पास। जो एक थोड़ा बहुत था उसको मरवा दिया गया। तो हमारे पास कोई पॉलिटिकल लीडर था ही नहीं इस लेवल का, या पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल लीडरशिप इस लेवल की नहीं थी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को इनिशिएट करती जल्दी, ठीक है। एक इस मुस्लिम लीग थी, वो भी ज्यादातर उसके अंदर यही क्या कहते हैं, वो शामिल थे, क्या कहते हैं, जमींदार तबका, और ये लोग शामिल थे ज्यादातर, नवाब वगैरह, या वो लोग जो हिजरत करके आए थे वहां से, ठीक। उसके अलावा जो पार्टीज थी वो ऐसी थी जो एंटी पाकिस्तान रही थी आजादी से पहले, यूनियनिस्ट पार्टी है, या खाकसार तहरीक जो बाद में नैप और अब एएनपी कहलाती है, अवामी नेशनल पार्टी, ठीक है। तो नैप और अवामी नेशनल, अब 80s के बाद अवामी नेशनल पार्टी कहते हैं, पहले नेशनल अवामी पार्टी होती थी नैप, ठीक है। ये बाचा खान, अब्दुल वली खान, असफंदियार वली की पार्टी जो है, ठीक है। तो पॉलिटिकल हायरार्की जो है स्ट्रांग नहीं थी कि वो इनिशिएट करती कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को। ये हो गया दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था? क्लैश बिटवीन मॉडर्निस्ट्स एंड ट्रेडिशनलिस्ट्स।
There were two groups of leaders in the country. एक वो थे जो ये कहते थे कि कायदे आजम एक सेकुलर रियासत चाहते थे, ठीक है, मॉडर्निस्ट्स एंड ट्रेडिशनलिस्ट्स, लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स ये भी कह सकते हो, ठीक है। एक तरफ वो लोग थे जो ये कहते थे कि कायदे आजम एक सेकुलर रियासत चाहते थे, वही 11 अगस्त वाला खिताब जो है, ठीक है। एक तरफ वो लोग थे जो ये कहते थे कि कायदे आजम ने ये मुल्क मजहब के नाम पे हासिल किया है, तो मजहब की यहाँ पे वो हायर वो होनी चाहिए, ठीक है। या यूं समझ लें कि कदामत पसंद थे, वो ये कहते थे कि आपने जो है इस चीज को छोड़ दें। बट डिफरेंस यही था कि मॉडर्निस्ट ये कहते थे कि कायदे आजम सेकुलर रियासत चाहते थे, ट्रेडिशनलिस्ट कहते थे कि जी नहीं, दो कौमी नजरिए पे रियासत हासिल की गई है, इसलिए यहाँ पे जो रियासत को चलाने का तरीका होगा वो इस्लामिक होना चाहिए, ठीक है। तो इनकी वजह से इनके जो क्लैश था उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में डिले हुआ कि किसकी चीजें ज्यादा एडप्ट की जाए, जो कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, जो उसकी रूह है, वो किस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट, controversy over the structure of constitution। यहां पे दो चीजें आती हैं जो आपने समझनी है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दो तरह के होते हैं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स दो तरह के होते हैं। एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, एक, अच्छा जो लोग ऑनलाइन है मैंने हैंड फ्री नहीं लगाए हुए, तो आप टेक्स्ट कर दोगे अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। एक है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मुझसे पूछ लें क्या चीज नहीं समझ आई, मुझसे पूछ लें, मैंने को खा तो नहीं जाना आपको, रोजा है मेरा वैसे भी। बताएं क्या पूछ रही, चलो कोई। एक है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। करवाया किसी ने आज तक? नहीं, चलो अच्छी बात है, लगे हाथों ये भी हो जाए। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है कि सेंटर यानी कि इस्लामाबाद पावरफुल होगा, सूबों के पास कम पावर्स होंगी, रेजिड्यूरी पावर्स होंगी सूबों के पास। सॉरी 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 सॉरी, ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उलट कर गया। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंटर पावरफुल होता है, सूबे कमजोर होते हैं, दैट इज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि जो बड़ी वजारतें हैं ना, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, आपकी क्या कहते हैं होम मिनिस्ट्री, आपकी ये जो हैं ये सेंटर के पास होती हैं, और रेजिड्यूरी पावर्स वो सूबों के पास होती हैं। ये है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि जिसमें सूबों के पास ज्यादा पावर्स होती हैं, सेंटर के पास रेजिड्यूरी पावर्स होती हैं। सूबों के पास ज्यादा पावर्स होती हैं, सेंटर के पास रेजिड्यूरी पावर्स। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, हाउसिंग, लोकल गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री, ये सारी की सारी इस वक्त सूबों के पास है, सेंटर के पास नहीं। और ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होता है इन्हीं मिनिस्ट्रीज से हो रहा होता है, ठीक है। सेंटर के पास नहीं है ये मिनिस्ट्रीज, इवन एनवायरमेंट की भी नहीं है, ठीक है। तो इस पे क्लैश था कि यार यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। समझ आ रही, क्लियर हुई है ये बात? चल, जहां पे क्लियर ना हो आपने पूछना है मुझसे, ठीक है। पेट्रोल 35 रुपए महंगा होने लगा, सुनने में आ रहा है, ठीक है। तो आपको तो टेंशन नहीं, हम लोगों को बेचारों को टेंशन है, तो छोड़ने तो हम ही आते हैं। है तो उसके लिए घबराना है, लेकिन यहाँ नहीं घबराना, कोई सवाल आता हो तो पूछ लीजिएगा, जहन में आ रहा हो पूछ लेना। मैं अक्सर यहाँ पे आता हूँ तो जो न्यू फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं उनको एक जुगत कराता होता हूँ यहाँ पे। वो जुगत क्या होती है कि ठीक है मैं आप लोगों के लिए नामहरम हूँ, लेकिन सवाल करते हुए नहीं घबराना मुझसे, ठीक है। समझ आ रही है? चल अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेशनल लैंग्वेज का इशू। ये मैं पढ़ा रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के अंदर डिले क्यों हुआ था। तो नेशनल लैंग्वेज का इशू,
बंगाली जो है वो मेजॉरिटी में थे। कायद आजम ये कहते थे कि उर्दू नेशनल लैंग्वेज होगी, उर्दू हमारी लोकल लैंग्वेज नहीं है। उर्दू कहाँ की लैंग्वेज है? उत्तर प्रदेश, इंडिया का एक सूबा है, लखनऊ है जहां पे, उर्दू वहां की लैंग्वेज है, उर्दू हमारी लैंग्वेज नहीं है, उर्दू इज अ फॉरेन लैंग्वेज फॉर अस। लेकिन कायद आजम ने ये कहा कि उर्दू हमारी कौमी जुबान होगी। उर्दू क्यों होगी? अब आपका सवाल ये होगा कि उर्दू क्यों? तो उर्दू लश्करी जबान है, हिंदी के भी लफ्ज हैं उर्दू के अंदर, अरबी के भी हैं, फारसी के भी हैं, टर्किश के भी हैं, इंग्लिश के भी हैं। स्कूल इंग्लिश का वर्ड है, स्कूल के लिए उर्दू में एक वर्ड है मदरसा, लेकिन हमने मदरसे को मजहबी उसके साथ अटैच कर दिया और स्कूल यूज करना शुरू हो गए। ठीक है, तो क्या है, और यूनिवर्सिटी के लिए है जामिया, लेकिन वो हमने जामिया यूज करना कम कर दिया। हम लोग जो है वो मेरा डिपार्टमेंट है वेटनरी साइंसेज, बीजीयू मुल्तान, फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंसेज, तो उसका उर्दू में नाम बनता है कुलिया बेतारी जामिया जकरिया। अब लोग परेशान हो जाएंगे, ये क्या चीज है? कुलिया बेतारी जामिया जकरिया। ठीक है, तो क्या है कि उर्दू एक ऑलराउंडर लैंग्वेज थी, दैट इज वाई वो जो एक मल्टी एथनिसिटी थी उसको काउंटर करने के लिए उर्दू को कर दिया। अगर कल को बंगाली करते, अगर उनके एक्सप्लेन ये करते हैं स्टोरियंस कि अगर बंगाली को करते कायद आजम, तो फिर पंजाबी, सिंधी, बलोची और पश्तो को भी करना पड़ता। ठीक है, बट इवेंचुअली दे सेटल डाउन इन 1956 और बंगाली और उर्दू दोनों कौमी जुबानें बन गई। बट स्टिल ये इशू 1956 तक चला है। अच्छा, उसके बाद नो इंटरेस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, लेजिस्लेचर टुक नो इंटरेस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। सारे एक दूसरे की लता खिंचने लगे थे। ठीक है ना, मैंने आपको कल जिक्र किया था कि पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ 1953 में लाहौर में लगाया गया था मिर्जाइयों और मुसलमानों के फसादात की वजह से। और वो इग्नाइट किसने करवाए थे? उस वक्त के जो वजीर आला थे मियां मुमताज दौलताना, उन्होंने, कि सेंटर की गवर्नमेंट को कमजोर करके मेरी गवर्नमेंट आ जाए। ठीक है, सेंटर की गवर्नमेंट को कमजोर करके मेरी गवर्नमेंट आ जाए। तो पॉलिटिकल जो इलीट थी वो एक दूसरे की टांगें खींचने में लगी हुई। एक वो लतीफा था ना कि जहन्नम में भी पाकिस्तानी एक दूसरे की टांगें खींच रहे होंगे, मेरे से ऊपर ना निकल जाए। ठीक है, तो यही कुछ चल रहा था वहां पे, एंड इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की तरफ कोई वो नहीं हो रहा था। यही कुछ पिछले 3 सालों में भी हुआ, यही कुछ हमारी पार्लियामेंट के अंदर पिछले 3 सालों में भी हुआ। देयर वाज नो रिमार्केबल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। मैंने कल बताया था लेजिस्लेचर का काम सड़कें बनवाना नहीं, लेजिस्लेचर का काम कवानीन बनाना है, ये मैंने कल भी क्लियर किया लेक्चर के अंदर। But there wasn't any remarkable या noticeable constitutional development held in last 3 years apart from वो presidential orders, ठीक है, या ordinances जिन्हें कहते हैं। ठीक है, there wasn't any constitutional development। तो बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन थी 50s के स्टार्ट में, एक दूसरे की टांगे खींचते थे, वजीर आजम एक एक साल के लिए होता था। ठीक है, क्या जो सूटेबल बंदा मिलता था उसको पार्लियामेंट वोट, पार्लियामेंट वही चल रही थी जो 45-46 के इलेक्शंस में आई थी। वो 69 आई थिंक वो बंदे थे, 69 के 75 ऐसे कुछ उसका था, कंफर्म कर लीजिएगा। वही पार्लियामेंट 1958 तक चली है, सॉरी 54 में जब फारिग हुई है, 55 में मौलवी तमीजुद्दीन केस से पहले। ठीक है, और वही वो जो बंदा नेक्स्ट बंदा जो खड़ा होता था वो सिलेक्ट कर लेते थे, इलेक्ट कर लेते थे उसे। हाँ, उसके अगेंस्ट अदालत में गए थे मौलवी तमीजुद्दीन जो स्पीकर थे उस वक्त के असेंबली के। हैं, जस्टिस मुनीर लाहौर में नहीं थे, लाहौर हाई कोर्ट में थे जस्टिस मुनीर। जस्टिस मुनीर का डिसीजन था ना, नजरिया जरूरत, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जस्टिस मुनीर का था ना, जस्टिस मोहम्मद मुनीर का। तो ही वाज इन लाहौर हाई कोर्ट एज फार एज आई रिमेंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखें जी, सक्सेसिव चेंजेस इन प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट्स।
सक्सेसिव चेंजेस इन प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट्स, ये मैंने आपको कल बता दिया कि 6 के 7 प्राइम मिनिस्टर आ चुके थे 50s के अंदर ही सिर्फ, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट लिखें, attempts to put one's own authority, attempts to put one's own authority, like गवर्नर जनरल होता था तब, वो अपनी बादशाह जमाने के चक्करों में है, पार्लियामेंट अब खुद को स्ट्रॉन्ग करने के चक्करों में है, साथ में हमने एस्टेब्लिशमेंट को एंटर कर लिया 1955 में जब आपने आर्मी चीफ को वजीर दिफा बना दिया, तो हर कोई अपनी अथॉरिटी बनाने के चक्करों में था। ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। ये तो हो गई हर्डल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। यहां तक आप इसको खुद से भी स्टडी कर सकते हो, कोई और पॉइंट आपके जहन में आए, आप पढ़ते हुए आपके जहन में वो क्लिक करे, अब वो भी ऐड अप कर सकते हो। ये मेरी टेक थी इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। कोई सवाल हो यहां तक, या क्लियर है सब? या तो क्लियर है या रोजा लग रहा है। चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम 56 का कॉन्स्टिट्यूशन। जो 56 का कॉन्स्टिट्यूशन था, इसमें 234 आर्टिकल्स थे, 234 आर्टिकल्स थे इसमें, एंड 6 स्केड्यूल्स थे। ये एक डिवीजन है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। इसको डिफरेंट डिविजन्स में किया जाता है। स्केड्यूल्स होते हैं टॉपिक वाइज ना, लाइक पार्लियामेंट का स्केड्यूल होगा एक, इस तरह करके 6। अच्छा आप लोगों ने एक काम करना है, आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन लाजमी खरीदना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। छोटा सा है, इतनी सी, ये अटैक टू पाकिस्तान जितनी किताब है, बल्कि उससे भी छोटी है। लेकिन आप सबके पास, जो लोग ऑनलाइन है, जो लोग इधर बैठे हैं, सॉफ्ट में पढ़ सकते हो, मर्जी है, लेकिन हार्ड में मैं कहता हूं आप लोगों के पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान लाजमी होना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके हकूक क्या हैं, आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, आप जिस मुल्क में रहते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि ना सिर्फ दीन बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों को लोग अपने अपने मकसद के तहत इंटरप्रेट करते हैं और उससे नुकसान होता है। अभी हमारे मुल्क में जो करंट एनार्की या केओस है, वो इसी वजह से है कि नोबडी हैज रेड द कॉन्स्टिट्यूशन। जिसने जिस तरह की तशरीह कर दी, अब उसके मुताबिक चल रहा है। जो पीटीआई के हमदर्दी हैं वो इससे चल रहे हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशन 5 जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 लगता है क्योंकि लेटर आया था बाहर से। जो दूसरी पार्टीज वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि लेटर अलेजेड है, प्रूवन नहीं है अभी, तो आर्टिकल 5 नहीं लग सकता, और गवर्नमेंट पे आर्टिकल 6 लगेगा। आर्टिकल 6 गद्दारी वाला है। आर्टिकल 6 जो है कॉन्स्टिट्यूशन, एस्पियोनाज, गद्दारी, आइन जो तोड़ेगा उस पर गद्दारी का इल्जाम लगेगा और सजा मौत है, ठीक है। ये 6 की छोटी सी बता रहा हूं। तो सब लोगों ने आइन खरीदना है, छोटा सा है बिल्कुल। अगर वो मिल जाए ना एक्सप्लेनेशन के साथ, फिर तो वेल एंड गुड है। तशरीह के साथ तफसीर, जैसे कहते हैं कुरान पाक की तफसीर होती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह होती है। तशरीह के साथ अगर मिल जाए, एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाए, पूछिएगा कि एक्सप्लेनेशन के साथ, और ये लाजमी खरीदना है आप लोगों को, ये लाजमी। इसे ये समझ लो मैं आप लोगों को ना मजबूर कर रहा हूँ कि आपने खरीदनी है, जैसे निशात वाले मजबूर करते हैं ना कि मुल्तान किताब घर से नोटबुक्स खरीदनी है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं मजबूर कर रहा हूँ कि आपने तशरीह के साथ अपना कॉन्स्टिट्यूशन, हर बंदे ने, हर स्टूडेंट ने, बंदे ने, स्टूडेंट ने वो खरीदना और अपने पास रखना और उसको पढ़ना है, उसको समझना है बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, क्योंकि दिस इज द वेरी बेस जिस पे हमारा पूरा मुल्क खड़ा है। इट्स नॉट अ पीस ऑफ पेपर, ये हमेशा ज़हन में रखना। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो सबसे ज्यादा मुकद्दम चीज होती है, ये ज़हन में रख लेना, सबसे ज्यादा सेक्रेड होता है। कोर्स हमारे लिए एज अ मजहब तो कुरान पाक सबसे ज्यादा सेक्रेड है, बट स्टेट के लिए सबसे ज्यादा सेक्रेड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये ज़हन में रखना, ठीक है। तो आप सब लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन लाजमी खरीदना है तशरीह के साथ, समझ आ गई। चलो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे थे हम लोग।
23 मार्च 1956 को ये एनफोर्स किया गया। तुम्हारा अगर रिटर्न क्लियर हो जाए ना, तो इंटरव्यू में ना इस तरह के जवाब देने से गुरेज करना, नहीं तो मारे जाओगे। ठीक है, 1962 का अयूब खान ने दिया था, ये बहुत बेसिक बात है, ये गलत कर दिया तो आओ। ठीक है, अयूब खान आया ही नहीं था उस दौर में, अयूब खान उस वक्त वजीर दिफा थे। ठीक है, तो ये चीज आप सब लोगों ने जहन में रखनी, जवाब ना आता हो तो गलत जवाब नहीं देना, जवाब ना आता हो तो गलत जवाब नहीं देना। ठीक है, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अगर इंटरव्यूज में जाओ तो अगर जवाब ना आता हो तो गलत जवाब देने की बजाय कह देना कि सर मुझे इसका जवाब नहीं आता, इसके मार्क्स होते हैं इंटरव्यू में, नो बोलने के। ठीक है, कि मुझे इसका जवाब नहीं आता, इसके मार्क्स होते हैं इंटरव्यू में बकायदा। समझ आ रही है? चलो अच्छा, इसकी कुछ हम फीचर्स देख लेते हैं 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, कुछ सेलिएंट फीचर्स जो हैं वो हम इसके देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये कि ये फ्लेक्सिबल था। अच्छा, सबसे पहली बात यूनिकैमरल लेजिस्लेचर था इसमें। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, यूनी CMERAL, कैमरल लेजिस्लेचर, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट में एक ही ऐवान था, नेशनल असेंबली। ठीक है, सिर्फ नेशनल असेंबली, आज तो सेनेट भी है ना, उसमें सिर्फ नेशनल असेंबली, तो यूनिकैमरल, एक हाउस था, एक ऐवान था। ठीक है, उसके बाद फ्लेक्सिबल था, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल किस तरह से? सिर्फ 2/3 वोट चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकती है। हाँ, लाइक 100 है ना, तो 67 वोट चाहिए। समझ आ रही? 67 वोट चाहिए और अमेंडमेंट हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन प्रेसिडेंट उस अमेंडमेंट को वीटो कर सकता था, प्रेसिडेंट उस अमेंडमेंट को वीटो कर सकता था। अच्छा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? और इतना आसान जवाब, प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। ये डिफरेंस याद रखना, ये डेफिनेशन है दोनों की। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर। 56 के कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर जनरल होता था। कायदे से पहले गवर्नर जनरल थे ना, हेड ऑफ द स्टेट। 56 के कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर जनरल होता था। वो तो अभी 18वीं तरमीम से पहले भी बड़ी पावर्स थी प्रेसिडेंट के पास, तो 18वीं तरमीम के बाद उसको एक पपेट बना दिया ना, बहुत अच्छा किया। बट द पॉइंट इज कि 56 से पहले स्टेट का हेड गवर्नर जनरल, 56 के बाद स्टेट का हेड प्रेसिडेंट। ठीक है, पाकिस्तान वाज नेम्ड एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इस कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान का नाम जो है ना इस्लामिक रिपब्लिक लिखा गया था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ऑनलाइन लोगों से एक दफा फिर कह रहा हूं, कोई चीज समझ ना आए, ये गेमिंग वाला कौन आया हुआ भाई, नाम अपना ओरिजिनल लिख लो, यहाँ पे हम कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं खेल रहे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एडेड एज अ प्रीएम्बल। प्रीफेस कह रहा था ना मैं, प्रीफेस है, बेसिक है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एज अ प्रीएम्बल एडेड किया गया, PRE और EMBLE, प्रीएम्बल।
किताबों के स्टार्ट में प्रीफेस होता है, हर किताब के स्टार्ट में एक प्रीफेस होता है कि ये किताब इन इन चीजों पे बेस कर रही है। आपके ऐसे में इंट्रोडक्शन होता है, तो ये प्रीएम्बल भी वही चीज होती है। कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट में एक बेसिक के तौर पर डाली गई कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इस चीज के ऊपर बेस कर रहा है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वो चीज है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है फेडरल सिस्टम। कहने को ज़बानी कलामी था नहीं, लेकिन ज़बानी कलामी फेडरल सिस्टम होगा पाकिस्तान। मैंने आपको वो डिफरेंशिएट करवा दिया फेडरल यूनिटरी का, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिडेंट या दी प्रेसिडेंट लिखने सिर्फ हेडिंग, नीचे मैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाता हूं आपको। एटलीस्ट 40 years old, 40 के पेटे में हो, एटलीस्ट 40 years old, 5 years, tenure 5 years, can declare emergency, can declare emergency, can appoint judges of Supreme Court, Auditor General, can appoint governors। उसके बाद आपका था जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑडिटर जनरल। पीएमएस देना है। विफाकी मुहतसिब आला, आप तो विफाकी मुहतसिब आला, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, लास्ट एडवोकेट जनरल। अब ठीक है, एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल, सॉरी अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। उसके बाद आ जाए प्राइम मिनिस्टर की क्वालिटी। इट्स बोरिंग, बट ये आप लोगों के लिए, वो तो अभी भी कॉल कर सकता है ना, प्रेसिडेंट ही कॉल करता है, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करता है, फर्क ही है। तो उसके सूरत में जो आप पहले ये था, पहले इसमें नहीं था ना, क्योंकि सेनेट नहीं थी। अब अगर प्रेसिडेंट मुल्क से बाहर गया हुआ है तो उसकी जगह जो सेनेट का स्पीकर है, सेनेट का चेयरमैन है, तो वो इंटरिम प्रेसिडेंट होता है। लेकिन ये आप 73 वाले में हैं। तुम कहाँ रहते हो, किस तरह की सोचें आ रही हैं तुम्हें? सदर क्यों कत्ल करेगा किसी को? नहीं, हमने किसी पागल को बना दिया सदर। हमारा सदर डेंटिस्ट है, इज्जत कर लो थोड़ी। यार सदर से कत्ल होता है तो बाय कॉन्स्टिट्यूशन सदर को वो हासिल है 5 साल जब तक पूरे नहीं हो जाते, या जब तक पॉपुलर पार्लियामेंट के वोट, नॉट पॉपुलर बट पार्लियामेंट के वोट से हटा नहीं दिया जाता, तब तक इस्तिस्ना हासिल होता है उसको किसी भी कार्रवाई, अदालती कार्रवाई से। हैं, वही कह रहा हूं कि पार्लियामेंट का वोट
तो वो पार्लियामेंट का वोट इम्पीचमेंट होती है ना, उसके अलावा कह रहा हूं वो ना हो और ना ही वो उसका 5 साल खत्म हुए हो। तो जब तक उसका टेन्योर नहीं खत्म हो रहा ना, तब तक ही कांट बी क्वेश्चन। उसे सारे गुनाह इस्तिस्ना माफ हैं। हासिल है उसको वो आजादी हासिल है कि उसको कोई भी अदालत जो है वो नहीं बुला सकती, ना ही सदर को ना ही गवर्नर्स को। दिस वन ऑफ द रीजंस यूसुफ रजा गिलानी को घर जाना पड़ा। अदालत ने कहा था कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें, जरदारी के खिलाफ। यूसुफ रजा गिलानी ने यह कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनको इस्तिस्ना हासिल है। अदालत ने कहा था आप कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ दें, इफ्तिखार चौधरी ने। यूसुफ रजा गिलानी सेड नो आई वोंट। ठीक है, इसी बेस पे कि इसने तौहीन अदालत की है। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े ना, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है ये, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन उसे तोड़ने का अदालत आलिया कह रही है। उसने नहीं तोड़ा, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं तोड़ा, तो वो फिर भी कंटेम्प्ट कहलाई, बिकॉज ही इज एन एग्जीक्यूटिव ऑल्सो, प्राइम मिनिस्टर, और उसने अदालत का कहना नहीं माना, तो वो बात कंटेम्प्ट के जिम्मे में है। दैट इज व्हाई ही हैड टू गो होम। 30 सेकंड के लिए सजा मिली एंड देन ही वाज सेंट होम। ठीक है, इसमें ये होता है कि आपके एक बात बहुत मैटर करती है कि आपके वकील क्या पेश कर रहे हैं, आपके जो लॉयर्स हैं वो केस को किस तरह से लेके जा रहे हैं। इन्होंने जो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आगे बात की, दे सेड दे हैव अ लेटर, वो लेटर प्रूवन नहीं, बाज की नजर में वो है प्रूवन, बाज की नजर में वो प्रूवन नहीं है। बट ये कौन डिसाइड करेगा कि वो प्रूवन है? कोई तो डिसाइड करेगा ना। ठीक है, सो इट इज येट टू बी डिसाइडेड। उसकी बेस पे गवर्नमेंट कहती है कि आर्टिकल 5 लागू हो गया है कॉन्स्टिट्यूशन का। आप अदलिया में केस लड़ने गए, आप अदलिया में इस बात को प्रूव नहीं कर सके। लेटर की बेस पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। एंड सेकंड थिंग जहां से चीजें खराब हुई, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए तो वजीर आजम नहीं रेकमेंड कर सकता सदर को कि आप असेंबलियां तोड़। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पूरा होगा तब वजीर आजम कहेगा सदर को कि आप असेंबलियां तोड़। बहुत कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए कहता हूं ले लो सारे अपना अपना ना आइन ले लो, बड़ा मजेदार चीज है, पढ़ने में मजा भी आएगा। ठीक है, तो वो चीज भी देखनी पड़ेगी। तो इन दो चीजों की बेस पे कि लेटर वाज एलिजेड नॉट प्रूवन। यार आजकल तो वीडियो जो है एविडेंस वो भी नहीं लोग मानते, वो कहते वो भी फोर्स्ड हो सकता है क्योंकि एप्स आए हुए हैं। ठीक है, तो बात फिर वहीं आ जाती पॉइंट जीरो के ऊपर, यू हैव टू फेस योर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, देयर इज नो अदर वे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? मेरा सवाल ये है, मैंने पहले बात की कि सबसे पहली बात वो ठीक है, स्पीकर ने जो रूलिंग दी, मैं ये कह रहा हूँ स्पीकर ने किस बात की बेस पे रूलिंग दी, उसकी वो बात गलत है ना, तो वो चीज क्वेश्चन नहीं है। अब वकीलों ने जाके वो बात पॉइंट प्रूव नहीं किया वहां पे कि आप उसको कुछ कह नहीं सकते कि जो इतना अर्सा बहस चली है शाम के 7:30 बजे तक, वो इसी बात पे थी। ये पॉइंट पहले भी आया था, पहले दिन जब अदालत में गया ना केस, तो अदलिया ने यही कहा कि हम स्पीकर की रूलिंग पे बात नहीं कर सकते। बट द पॉइंट इज कि जिस चीज पे बेस कर रही है रूलिंग, जो दो पॉइंट्स हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और वो लेटर, वो दोनों अगेंस्ट जाते थे गवर्नमेंट के। समझ आ रही है बात की? आई एम जस्ट सेइंग दिस एज अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर, ये बात ध्यान में रखनी है। द पॉइंट हियर इज कि पहली बात तो ये कि आपने अपना केस उसी वक्त खराब कर लिया था। एक होती है नीयत क्या शो हो रही है। देखो फतवा जाहिर पे लगता है, बातिन पे नहीं लगता, ये बात जहन में रखना। आपकी नीयत क्या शो हो रही है? जब कॉन्स्टिट्यूशन सीधा सीधा कह रहा है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की सूरत में आप सदर को नहीं एडवाइस कर सकते कि असेंबलियां तोड़ दें, और आप एग्जैक्टली वही चीज कर रहे हैं, तो कंटेम्प्ट तो हो गई ना कॉन्स्टिट्यूशन की।
हो गई ना, ठीक। ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब नीयत तो ये शो हो रही है आप नहीं करवाना चाहते वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। दूसरी बात ये कि फिर वही बात, लेटर की बेस पे कैसे कहती है जब लेटर इज नॉट प्रूवन येट। अब उसको प्रूव कैसे करवाना है, ये एक बहुत लंबी डिबेट है। कौन प्रूव करेगा, कौन ऑथेंटिसिटी उसको ऑथेंटिक करार देगा, ये एक बहुत लंबी डिबेट है। हम तो कहते हैं अमेरिका ने आज भी तरदीद दी कि हमने को लेटर लिखा है, तो आप अमेरिकन को कान से पकड़ के तो नहीं कह सकते क्या दे उसे लिखे यार। देखो रशिया ने कंडेम किया, रशिया तो कंडेम करेगा। रशिया कौन है, सुप्रीम कोर्ट है हमारी। इट्स जस्ट वी जस्ट वो होता है ना, बाज़ दफा हम लोग, ये हम सब में होता है, हम लोग हकीकत का सामना नहीं करना चाहते। जो लोग ये सब कर रहे हैं वो भी हकीकत से दूर भागते हैं, तब तो प्लेटलेट्स गिर जाते हैं क्योंकि उनसे हकीकत का सामना नहीं होता। दैट ही हिमसेल्फ, मेरी नजर में, मैं आज भी यही डिस्कस कर रहा था नीचे, नवाज शरीफ इज एन इडियट, ही इज अ फेलियर। हिज ब्रदर, वो उसके टोटली 180 है, करप्ट है, ठीक है मानने वाली बात, बट ही इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। उसका भाई, हर दफा शहबाज शरीफ को उसके भाई ने मरवाया, सिर्फ इसलिए कि उसकी मैं थी कि मैं ही वजीर आजम बनूंगा, ठीक है। दिस इज द पॉइंट। अब उसके प्लेटलेट्स भी ठीक हो जाएंगे, अब वो वापस भी आ जाएगा। हकीकत का सामना हम में से कोई नहीं करना चाहता। When people were telling Imran Khan when he came in the government, थोड़ी पॉलिटिकल बात हो जाएगी लेकिन आप लोगों को डिस्कस बोलना आना चाहिए। When people were telling इमरान खान कि तुम लोटे ले रहे हो अपनी पार्टी के अंदर, ये जो लोग आज बिके हैं ये वही लोग थे जो जहांगीर तरीन अपने जहाज में भर के लाया करता। तब कहा जाता था नहीं ये इलेक्टेबल्स है, कायदे आज़म ने भी तो इलेक्टेबल्स लिए थे, तब ये जवाब होता था ना आगे से, ठीक है। अब वही लोग पार्टी छोड़ के भागे। जिस बंदे के पीछे पंजाब में पीटीआई बर्बाद हुई है, इन सेंस टूटी है, बुजदार। अब मैं इसमें क्वेश्चन नहीं कर रहा वो किस तरह का हुक्मरान, ही हिमसेल्फ केम, पहले नून लीग में था, फिर काफ लीग में आया, फिर नून लीग में गया, फिर पीटीआई के अंदर आया, ठीक है। पॉइंट यहां पे यही है, इमरान खान टुक ड्रास्टिक मेजर्स जस्ट टू कम इन द गवर्नमेंट। मे बी ही डिड दैट बिकॉज लाइक अस, मैंने भी इमरान खान को वोट दिया था, लाइक अस ही वांटेड ऑल दीज डायनेस्टिक पॉलिटिशियंस टू गो अवे, जो 30-30, 35-35 साल से हमारे ऊपर गवर्नमेंट कर रहे हैं, ठीक है। मे बी ही आल्सो वांटेड देम टू गो अवे, बट जो तरीका चुना वो गलत था। वही बंदे, इमरान खान की 50% पार्टी तो पीपल्स पार्टी नून लीग वाली थी, ऐसा है ना, ठीक है। तो इट केम बैक टू हॉन्ट हिम। जिन पत्तों पे तकिया किया वही पत्ते हवा देने लगे, तो इट केम बैक टू हॉन्ट हिम। सिंपली ये बात है, एक चीज को कॉन्स्टिट्यूशन ये डिमांड करता है कि इवन इफ यू आर राइट यू हैव टू फेस इट। आपने हलफ ली है उसके ऊपर कि आप उसके साथ लॉयल रहोगे, देयर इज नो अदर। बल्कि मैं तो ये आई वुड बी हैप्पी इफ ही कम्स बैक इनटू द ऑपोजिशन। वो डंडा लेके जब पीछे पड़ता है गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट एटलीस्ट काम तो करती है थोड़ा, ठीक है। So to be very honest, I would love him to come back in the opposition, because वो opposition ही अच्छे तरीके से कर सकता है, better way। ऐसी तरह चलो, ये थोड़ी सी पॉलिटिकल बात होगी। अच्छा, इसके लिए आप में से किसी का मेरे साथ मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है, मैं बात पहले बता रहा हूँ। आपकी अपनी सोच हो सकती है, मैं यहाँ पे एक एनालिसिस सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोगों का एनालिसिस बिल्डअप हो, आप सब लोगों का। बिकॉज आज तक लोग और आप लोग टेंशन होती है कि सैरी बनानी है, ठीक है। तो हमारी जिंदगी ऐसी गिर्द घूम रही होती है, दिस इज नॉट लाइफ। आप सब लोग बहुत हंसी आ रही है, अच्छा चलो। अच्छा देखें, मोतसिब का रोल, ऑडिट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह आप सबको कामयाब करे, आप ऑफिस में जाएंगे ना, तो आप जब कोई चीज मंगवाते हैं ना, तो वो बकायदा उसकी रसीद बनती है।
आप किसी प्राइवेट कंपनी में भी जॉब करते हैं ना फॉर एग्जांपल, तो अगर आप में से किसी ने की हो या आपका भाई या कजन वगैरह करते हैं, पेट्रोल की ना पर्चियां होती हैं पेट्रोल पंप पे, कंपनी वाले ना एक स्पेसिफिक पेट्रोल पंप से मुआयदा करते हैं और वो पर्ची देनी पड़ती है बाद में, हर महीने के बाद या हर हफ्ते के बाद अपने बॉस को। बॉस वो चेक करता है यार इसने इस महीने इतने का पेट्रोल डलवाया है, वो एडिट करके वो बिल जो है उतना फिर वो जो खजाना होता है, जो ट्रेजरी होती है, वहां से पे कर देता है पेट्रोल पंप। ठीक है, तो ऑडिटर का काम, ऑडिटर जनरल या मोहतसिब का काम ये होता है कि वो ऑडिट करे, पैसों का हिसाब किताब रखे, सिंपल वर्ड में ये उसका काम होता है। क्लियर हो गया? चल, पेपर में क्वेश्चन किसी एक कॉन्स्टिट्यूशन पर होता है या कंपैरिजन क्वेश्चन होता है, दोनों तरीके से आ सकता है। ज्यादातर 1973 और 18th अमेंडमेंट पे सिंगल क्वेश्चंस आते हैं, कंपैरिजन में फिर ये हो सकता है कि दो कॉन्स्टिट्यूशंस आ जाएं, दोनों तरीके से सकता है। प्राइम मिनिस्टर का लिख लें, लीडर ऑफ द पार्लियामेंट है या लीडर ऑफ द हाउस कह लें इसे। प्राइम मिनिस्टर होता है, ये बात जहन में रखनी है। तो लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है। लीडर ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स भी होता कैसे, इलेक्ट कैसे होता है? प्रेसिडेंट का तो ये है ना कि जितने हाउसेज हैं सूबाई और फिर सेंटर वाले, वो मिलके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर कैसे आता है? इनडायरेक्ट वोटों से आता है। कैसे? लोग वोट दे के लेके आते हैं एमपी एमएनएस को, एमएनएस मिलके फिर किसी एक बंदे को सिलेक्ट करते हैं अपना प्राइम मिनिस्टर, तो इनडायरेक्ट वोटों से आता है। एमएनएस पॉपुलर वोट से आते हैं, ठीक है। एमएनएस और एमपीएस पॉपुलर वोट से आते हैं। सीएम्स और प्राइम मिनिस्टर जो है ये आते हैं किससे? इनडायरेक्ट है। और ये कैबिनेट जवाबदेह होती है पार्लियामेंट को। उर्दू में क्या कहते हैं? काबीना। ये इंग्लिश में भी कई वर्ड ऐसे हैं जो उर्दू या इस तरह की लैंग्वेजेस से आए हैं। आपने एक वर्ड सुनो, चिट, क्लीन चिट दे दी। चिट सुनी होगी या चिट पे नाम लिख दो, नंबर लिख दो, ये चिट्ठी से निकला है। चिट्ठी। असैसिन सुना होगा वर्ड, गेम भी खेली हो शायद कभी, असैसिन क्रीड। असैसिन, पॉलिटिकल लीडर का जब कत्ल होता है ना, पॉलिटिकल लीडर बादशाह का या सरबराह मुल्क का, तो उसको असैसिनेशन कहते हैं, उसे मर्डर नहीं कहते, उसके लिए टर्म यूज होती है असैसिनेशन। असैसिन, असैसिन नहीं होगी ना उसे ऐसे। तो इंग्लिश में कई वर्ड्स हैं जो उर्दू या हिंदी या अरबिक या पर्शियन से निकले। प्रोविंशियल सुनना, इस्लाम के अंदर 5 वेज हो सकता है या कोई प्रिंसिपल डिवाइस किया जा सकता है, ये जहन में रखना है आपने, ठीक है। सबसे पहला कुरान पाक, सोर्सेस जो है उसके, कुरान पाक सबसे पहला सोर्स है। उसके बाद सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दूसरा है। थर्ड है अजमा, जमा से अजमा, तमाम मुतफिक हो जाए या ठीक है एंड कर लो अजमा। उसके बाद क्यास, काफ कैंची वाले से। क्यास का मतलब क्या है? प्रेसिडेंट जैसे होता है,
यार फलाने केस में ये हुआ था, ये से मिलता जुलता। हाँ, क्यास करना, ठीक है। फिफ्थ है इज्तिहाद, ठीक है। इज्तिहाद का मतलब ये होता है कि ना कोई प्रेसिडेंट है पहले, ना उलमा कराम इकट्ठे हो रहे हैं, तो एक अक्लमंद बंदा जो है ना वो मसले के ऊपर थॉट प्रोसेस करके ना उसका सोल्यूशन निकालता है। उस बंदे को कहते हैं मुजतहिद। मुजतहिद, MUJTAHID, मुजतहिद, और IJTIHAD, इज्तिहाद। मुजतहिद वो होता है जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालता है इस्लामिक वे में अपने इल्म के जरिए, थॉट प्रोसेस के थ्रू। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वाज अ मुजतहिद। 80,000 प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस उन्होंने डिवाइस किए थे। एक उसमें है कि बाज दफा ना, ये छोटा सा है एक, लेकिन फिर भी कि ना, हम ना अक्सर ये होता है कि जो 4 रकात वाली फर्ज होती है ना नमाज में, हम ना दूसरी रकात के बजाय अत्ताहियात पढ़ते हैं ना, तो हम दुरूद शरीफ शुरू कर देते हैं, गलती हो जाती है ये वाली हमसे ना। तो दूसरी रकात में ना हम अत्ताहियात पढ़ने के बाद ना अक्सर दुरूद शरीफ भूले से शुरू कर देते, तो वो बीच में याद आता है, ओ हो नहीं नहीं, ये तो 2 रकातें थी अभी सिर्फ। तो उसमें ना अब सोल्यूशन क्या है कि सजदा सहव जो है वो फर्ज है। नमाज के एंड पे जो सजदा सहव करते हैं ना, वो फर्ज है। फिर वाई? नाम तो रसूल पाक का लिया नहीं, भूले थे नमाज के अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो भूलने की जो है ना उसका ये है कि सजदा सहव करेंगे, क्या आपकी नमाज में तवज्जो नहीं थी। अब ये उनकी उसमें है, ये डिफरेंट उलमा कराम की डिफरेंट भी हो सकती है एक्सप्लेनेशन के लिए। तो ये छोटा सा वाक्य इज्तिहाद, जहद, ठीक है। जदोजहद 80,000, आई थिंक उसमें से 35,000 रोजमर्रा जिंदगी के थे और 45,000 इस्लामिक थे, क्या इसके उलट था कुछ, यानी कि 45,000 शायद रोजमर्रा, मुझे वो एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन एक 45,000 थे, एक 35,000 थे, एक रोजमर्रा जिंदगी के, एक मजहब के। ना 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 ना, आर्बिट्रेटर वो होता है कि जो एक मसले के बीच में हेल्प आउट करे, प्रॉब्लम दो पार्टीज के बीच में जो है ना आर्बिट्रेट करा दे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो आर्बिट्रेटर नहीं है। अच्छा, उसके बाद फ्री जुडिशरी था पॉइंट इस कॉन्स्टिट्यूशन का, फ्री जुडिशरी। फिर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेशनल लैंग्वेजेस उर्दू एंड बंगाली। नेशनल लैंग्वेजेस उर्दू एंड बंगाली। आयरनी ये है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन को लाने में 9 साल लगे, उसको एब्रोगेट करने में सिर्फ 2 साल लगाए गए। उसको कलअदम करार देने के लिए, नल एंड वॉइड करने के लिए सिर्फ 2 साल लगे, ठीक है। ये एक आयरनी है हमारे मुल्क की, समझ आ गई। इस कॉन्स्टिट्यूशन को लाते वक्त ये भी लिख लें, एमसीक्यू आता होता है, जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनका नाम था चौधरी मोहम्मद अली। चौधरी मोहम्मद अली वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया था। हाँ, ये तो हो गया आपका 56 का कॉन्स्टिट्यूशन। आज मुझे लगता है मैं सिर्फ 2 ही करवा सकूंगा आपको। कोई चीज समझ आ गई हो, कोई चीज समझ आ गई हो इसे है? इस्कंदर मिर्जा, फर्स्ट प्रेसिडेंट, लास्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट प्रेसिडेंट। मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड एंड अयूब खान वाज चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। पाकिस्तान के एक सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं, उनका नाम क्या था? जुल्फिकार अली भुट्टो। ये बात की बातें हैं, फिर कभी से ये एमसीक्यूज आ जाते हैं बाज, तो मैंने कहा चलो लगे हाथों आप वो भी कर ले। चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर आर्मी का होता है, जो आर्मी चीफ होता है।
सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे जुल्फिकार अली भुट्टो, बिकॉज ही वाज अ सिविलियन, ठीक है, तो ही वाज सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक हो गया। अब आते हैं 62 के आइन पे। इस आइन का ना एक बड़ा, इस कॉन्स्टिट्यूशन का ना एक बड़ा हिलेरियस सा नाम था, लायलपुर का घंटाघर, फैसलाबाद का घंटाघर। मैं वो तस्वीर अगर मुझे मिली तो मैं आपको सेंड करूंगा। फैसलाबाद या लायलपुर का घंटाघर, फैसलाबाद का पुराना नाम था लायल, जैसे अभी जैकबाबाद एक नाम है, साहिवाल का पुराना नाम मंटगमरी था, ठीक है, फोर्ट मनरो है, मरी मरे हिल्स से है, वो भी अंग्रेजों का नाम, तो हमने वो मार दिया उसे, मरी। तो इसी तरह लायलपुर फैसलाबाद का पुराना नाम, फैसलाबाद फिर किनके नाम पे है? शाह फैसल, शाह फैसल शहीद के नाम पे, ठीक। तो फैसलाबाद का घंटाघर कहते थे इस कॉन्स्टिट्यूशन को। वो क्या है कि फैसलाबाद के जितने कदीमी बाजार हैं वो सारे उसके घंटाघर पे आके खत्म होते हैं। तो जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स थी ना 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सदर के ऊपर आके खत्म होती थी। प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, तो प्रेसिडेंट के ऊपर आके खत्म होती। दैट इज वाई इसको फैसलाबाद का घंटाघर कहा जाता है, लायलपुर का घंटाघर है ये कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 1962 में आया, इसमें 250 आर्टिकल्स थे, उसमें 234 थे ना पहले में, इसमें 250 थे, 250 आर्टिकल्स, 12 पार्ट्स थे इसमें। ये 250 आर्टिकल्स को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, और 3 इसमें स्केड्यूल्स थे, उसमें 6 थे, इसमें 3 थे। पहला कॉन्स्टिट्यूशन मैंने लिखवाया फ्लेक्सिबल था, ये रिजिड था, अमेंडमेंट आसानी से नहीं हो सकती थी इसमें। मेजॉरिटी के ऊपर बात इसलिए मैटर नहीं करती थी ज्यादा कि सारी पावर्स ना सदर के पास थी। अगर सदर इजाजत ना दे तो अमेंडमेंट के लिए जा भी नहीं सकती थी पार्लियामेंट, ठीक है। तो इट वाज वेरी रिजिड। अमेंडमेंट तभी हुई जब सदर चाहे। पिछले में तो ये था ना कि पार्लियामेंट चलो खुद से अमेंडमेंट पुश फॉरवर्ड तो कर सकती थी ना, इधर ये भी नहीं था, ठीक है। नाम जो रखा गया ना मुल्क का, इतना बोलेगा कि नक्शे को देखा जा रहा है। नाम जो रखा गया ना नाम जो रखा गया मुल्क का, वो था रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। लेकिन फिर अमेंडमेंट के बाद इस्लामिक रिपब्लिक कर दिया। फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुई थी ना इसमें 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन, वो यही थी कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इसका नाम कर दिया गया था पहली अमेंडमेंट में। ऑनलाइन लोगों को फिर कह रहा हूं कि अगर सवाल करना हो तो लिख लें, यहाँ पे सामने चैट में लिख दे, मैं आंसर कर दूंगा, मेरे पास चैट खुली हुई है। अच्छा, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, मैंने पहले बताया तमाम पावर सदर की जात पे आके खत्म हो रही हैं, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। 56 के आइन में इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर हो गया था, 62 में इन्होंने कर दिया रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, लेकिन फिर लोगों ने एहतजाज किया तो फिर पहली अमेंडमेंट के थ्रू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान किया दोबारा 1962 में। 73 का आइन डिफरेंट है, वो सेपरेट आइन आया। बेसिक डेमोक्रेसीज का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। और इसके जरिए जो नुमाइंदे आते थे बेसिक डेमोक्रेसीज के थ्रू, वो आगे सदर को इलेक्ट करते थे। जिदा ਤੁਹਾਡੇ काउंसलर ਦਾ सिस्टम है,
यूनियन काउंसिल लेवल, ये थोड़ा बड़े लेवल, यूं समझ लो यूनियन नाजिम नाजिम ऐसे था, चेयरमैन वाइस चेयरमैन टाइप। मैंने कल ही बताया लेक्चर में कि जब कोई डिक्टेटर आता है तो वो इस तरह के बल्दियाती इलेक्शंस करवाता है लेजिटिमेसी लेने के लिए। मैंने कल भी एक बार, अयूब खान, जनरल जिया, मुशर्रफ, एवरीवन डिड दैट, एवरीबॉडी डिड दैट, ऑल थ्री ऑफ देम, ठीक है, लेजिटिमेसी लेने के लिए, क्योंकि इलेजिटिमेटली आए होते हैं ना, पावर के थ्रू आते हैं, वोट के थ्रू नहीं आते, ठीक है। मैंने कल कोटेशन भी भेजी थी, मेरे ख्याल आप में से आधे लोगों ने पढ़ी नहीं होगी, ठीक है, बट द पॉइंट इज कि वो लिख लें कहीं पे वो वाली कोटेशन, मैंने कल डॉन वाले ग्रुप में शेयर किया बकायदा, मैं आज वो अक्टूबर 21 में भी शेयर कर दूंगा। वो कोटेशन जो है वो लाजमी है, वो आपको रटी हुई होनी चाहिए, उसके रट्टे लगाओ बैठ के, जैसे वो एक ड्रामे में लगा रही होती है आजकल। देखिए क्लिप, मीर तकी मीर पता नहीं किस सन में पैदा हुए, किस सन में मर गए, रो रो के वो कर रही है, उसके आ जाती है, क्या कर रही हो, मेरे से रट्टा नहीं लगता तो मैं रट्टे लगा रही हूँ उसको बैठ के। सो उस तरह रट्टे लगाने हैं उसके, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। एसए में, पाकिस्तान अफेयर्स में, करंट अफेयर में, इस्लामिक स्टडीज में, वो कहीं भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स या पोल साइंस के अंदर कहीं भी पाकिस्तान की इंडो पाक हिस्ट्री है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का जिक्र आएगा वहां पे वो फिक्स हो सकती है। और ये बात जहन में रखना, एक ट्रिक बता रहा हूँ छोटा सा, ऐसी कोटेशंस और फैक्ट्स एंड फिगर्स याद करो जो हर जगह फिट हो सकते हैं। एग्जामिनर ने दो पेपर्स नहीं चेक करने, सबने एक एक ही चेक करना है। इस्लामिक स्टडीज वाला सिर्फ इस्लामिक स्टडीज का चेक करेगा, वो पाकिस्तान अफेयर्स का नहीं चेक करेगा। पाकिस्तान अफेयर वाला पाकिस्तान अफेयर्स का करेगा, एसए का नहीं चेक करेगा। सो उनको नहीं पता आपने एसए के पेपर में क्या लिखा है। सो ऐसी कोटेशंस और फैक्ट्स एंड फिगर्स याद कर रहे हैं जो हर पेपर में चल सकते हैं। 6 के 6 पेपर में डालने हैं तो 6 के 6 पेपर्स में डाल सकते हो, ऐसी याद करनी है। कोटेशन मैंने कल शेयर किया है वो वैसी ही कोटेशन है, बट एटलीस्ट 4 से 5 पेपर्स में आराम से लिखी जा सकती है। डॉन डिस्कशन में मैंने शेयर की है, व्हाइट कलर की लंबी सी। हाँ, सुभान अल्लाह तुम्हारी, मैंने कल शेयर किया भाई, ये मैंने अभी 11:34 में रात को शेयर किया, वो देखो। एनातोल 11 की है, पाकिस्तान हार्ड कंट्री, वहां से आई है। ये 21 वाले में भी शेयर कर देता हूँ, ये लो वहां भी आ गई। चलो उसके बाद यूनिकैमरल सिस्टम, ये मैंने समझा दिया। और बाई कैमरल, यूनिकैमरल तो हो गया ना, एक हाउस है पार्लियामेंट का। बाई कैमरल है, दो है, ऐवाने ज़ेरी, ऐवाने बाला, लोअर हाउस और अपर हाउस। लोअर हाउस हमारी नेशनल असेंबली, अपर हाउस है वो नेशनल असेंबली वाले चुन के भेजते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से आते हैं, ठीक है। जो लोअर हाउस है वो सारे पॉपुलर वोट से आते हैं। पाकिस्तान में लोअर हाउस नेशनल असेंबली, अपर हाउस सेनेट है। इंग्लैंड में लोअर हाउस है हाउस ऑफ कॉमन्स, अपर हाउस है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अमेरिका में लोअर हाउस है कांग्रेस, अपर हाउस सेनेट, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं ये आपने जहन में रखनी है। बाय कैमरल के अंदर दो हाउसेस होते हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस, ठीक है, समझ आ गई। सैरी नहीं करके आते, ऐसे मरी हुई आवाजें आ रही होती लिटरली, हालांकि सारा दिन कुछ करना भी नहीं होता, घर में वेले बैठे होते हैं। एक हाउस, हाँ, पार्लियामेंट का एक हाउस है। उसके बाद उर्दू एंड बंगाली एज नेशनल लैंग्वेजेस, ये पिछले में भी था, इसमें भी यही था। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एक चीज है जिसका इस कॉन्स्टिट्यूशन में बोल्डली जिक्र नहीं किया गया, और वो चीज क्या थी? बेसिक ह्यूमन राइट्स। डिक्टेटर जब भी आता है आइन को तोड़ के आता है, और जब आइन कलअदम होता है तो बेसिक ह्यूमन राइट्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। आपको कोई भी हुकूमती इदारा कहीं से भी उठा के ले जा सकता है, तो खैर आज भी ऐसे ही है, बट पॉइंट इज
कि आपको कोई भी हुकूमती इदारा कहीं से उठा के ले जा सकता है और आप उसको किसी कोर्ट में, किसी भी ट्रिब्यूनल में चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है वो वायलेट हो जाते हैं ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन खत्म तो बेसिक ह्यूमन राइट्स खत्म, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस इज व्हाट दे वांट। क्यों? क्योंकि इलीगल उनका होता है रूल, डिक्टेटर हमेशा इलीगल होता है, तो जो चीज इलीगल होगी लोग बोलेंगे उसके खिलाफ। आपका घर है, आप उसमें रहते हैं, आप पेरेंट्स जो है वो औलाद में अपनी जायदाद बांट देते हैं, आपके बहन भाइयों में वो घर डिवाइड होता है, आप में से कोई भी उस पर ज्यादा झगड़ा नहीं करेगा। कोई बंदा बाहर से आके आपके घर पे काबज हो जाए, आप बोलेंगे ना उसके खिलाफ, अदालतों में जाएंगे, मुकदमा लड़ेंगे, FIR दर्ज करवाएंगे। अब अगर वो बंदा ताकतवर है और उसे ये भी पता है कि वो इलीगल वे से काबिज हुआ, तो क्या वो चाहेगा या आप ऐसा करें? वो कभी नहीं चाहेगा ये। दिस इज वाई बेसिक ह्यूमन राइट्स सबसे पहले वायलेट हो जब भी मुल्क में डिक्टेटरशिप आती है। पाबंदियां लगती हैं मीडिया पे, पाबंदियां लगती हैं आपके पॉलिटिशियंस के ऊपर, पाबंदियां लगती हैं बेसिक ह्यूमन राइट्स के ऊपर, कि अवाम रिएक्ट ना करें। हमारी अवाम ऐसी है कि जब भी डिक्टेटरशिप आती है मिठाइयां बांटती है, लेकिन हाँ ऐसे ही होता है, हमारी अवाम में जब भी डिक्टेटरशिप आती है मिठाई बांटती है हमेशा, ठीक है। अभी आज अगर एक गवर्नमेंट जाती है, ठीक है, तो लोग मिठाइयां बांटेंगे, हालांकि ये अच्छा साइन नहीं है, 5 साल पूरे किए बिना गवर्नमेंट चली गई है, ये अच्छा साइन नहीं, ऑल तो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जाएगी अल्लाह जाने, आलिमुल गैब अल्लाह की ज़ात है, जाती भी है यानी मुझे तो नहीं पता, भी न्यूज़ मैंने नहीं देखी, बट द पॉइंट इज इट्स नॉट अ गुड साइन कि 5 साल पूरे नहीं हुए। इट वाजंट अ गुड साइन जब नवाज शरीफ ने 5 साल पूरे नहीं किए, इट वाजंट अ गुड साइन जब पाकिस्तान के किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं किए, और सिर्फ 2 गवर्नमेंट्स ने आज तक 5 साल पूरे किए 80 ईयर्स की हिस्ट्री में। इट्स नॉट अ गुड साइन, इट्स नेवर अ गुड साइन, ठीक है। तो ये चीज जहन में रखनी है। यहां तक 2 कॉन्स्टिट्यूशन हो चुके हैं आपके, अब यहाँ पे जो है मेरी भी हिम्मत जवाब देने लगी है, ठीक है। तो अब जो है मुझे बताएं कि आपका कोई भी सवाल हो किसी भी चीज से रिलेटेड, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। तो आपको पढ़ते हुए कोई चीज नजर आ गई है? मैं कुर्सी यहाँ लगा लेता हूँ। शैम, अच्छा, किसने कहा? दोबारा बोलो। शैम तो कहते हैं फेक को। उसके बारे में ये कमेंट होगा, मेरा नहीं ख्याल उसके अंदर ये लिखा हुआ होगा। पहली बात, किसी ने क्रिटिसाइज किया होगा कि ये वाला जो लेजिस्लेचर है ना, ये एक आइन नहीं है, ये एक ना झूठा जो है ना उन्होंने बना के हमें दे दिया है, एक फेक बॉडी दे दिया हमें कि चलो इस पे चलो, लग रहा हो इस पे एक फेक जो है ना हमें वो दे दिया है, एक मजमुआ सा पकड़ा दिया और कहा है कि अब इस पे चलो। वो मेरा ख्याल है उस पर कमेंट होगा, वो उसके अंदर नहीं लिखा हुआ होगा, ठीक है। कोई सवाल? मुझे आवाज यहां तक आ रही है तो मुझसे ही पूछ लें। सर इधर लिखा है हमने चैट बॉक्स में। हाँ मैं देख लेता हूँ। इस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल नहीं था क्या? नहीं, प्रियम्बल जब पहले में बन गया तो वो सब में ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रियम्बल ही होगी, ठीक है। आइन के अंदर जो है, विच 2 गवर्नमेंट्स कंप्लीटेड 5 years टेन्योर? पीपल्स पार्टी और नून लीग वाली रिसेंट 8 से 13 और 13 से 18। गवर्नमेंट ने टेन्योर पूरा किया, पीएम ने नहीं किया। हेलो, गया तो नहीं? मुझसे पूछो क्या सवाल है, सवाल भी नहीं पूछना। 1 मिनट चुप कर जाओ, यहां से सवाल आएगा तो उनको सवाल करने दूंगा, ऐसी की तैसी करो सवाल ना, बैठा हूं। आई एम स्टॉकिंग यू ऑल, बर्दाश्त करो ठीक है। कोई सवाल है तो पूछो, किसी भी चीज से सवाल है पूछो, मेरी आदत है। ये इंटरव्यू में बड़ी काम आएगी, जब वहां पे बोल रही होंगी सर मेरा नाम ये है, तो उन्होंने कहा ऊंचा बोले, ठीक है।
कोई सवाल, कोई चीज पढ़ते हुए नजर से गुजरी हो? सर व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान? ये जो हमारी पॉलिटिक्स है या इस वक्त जो गेम चल रही है। देखें जी, सवाल है व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान बहुत पॉलिटिक्स। ब्राइट है पाकिस्तान को। 62 का अयूब खान से रिलेटेड था, उसकी पर्सनैलिटी पे बेस कर रहा था। जब वो चला गया, भी चला गया, खत्म। पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो इस लिहाज से बड़ा ब्राइट है कि जो भी जितना भी बुरा कर लें इस मुल्क के साथ, अल्लाह का शुक्र है मुल्क एग्जिस्ट कर रहा है। इस मुल्क ने वो कुछ देखा जो दूसरे ममालिक अगर देखते हैं तो उनका बेड़ा गर्क हो जाता है, लेकिन हमारे मुल्क ने वो सब कुछ देखा है। स्टिल इट एग्जिस्ट। सो रेजिलियंस बहुत है मुल्क में, अवाम में भी बड़ी रेजिलियंस है। ठीक है, पेट्रोल भाव में 200 रुपए लीटर हो, जब पमाणा सी 50 आई है। ठीक है, सो रेजिलियंस बहुत है। ठीक है, और ये अभी पिछले दिनों तकरीर होनी थी इमरान खान की पेट्रोल की कीमतों पे ना, तो लोगों ने ना पेट्रोल लाइनें लगा ली पेट्रोल पंप के बाहर। वो तकरीर हुई, पता लगा पेट्रोल भरवा के वापस आ रहे, 10 रुपए कम कर दिए उसने। सो द पॉइंट इज कि रेजिलियंस बहुत है। हम लोग जो हैं, हमारा जो मुल्क है, कौम से मुल्क बनता है, हमारी कौम जो है वो बड़ी रेजिलियंट है, उसी तरह मुल्क भी रेजिलियंट है। इसके साथ जितना बुरा सलूक हो जाए, मुल्क स्टिल एग्जिस्ट। सिर्फ डर इस बात का है कि जिस तरह चल रहा है ऐसे ना चलता रहे, जिस तरह से चलाया जा रहा है ना मुल्क को, कहीं ऐसे ना चलता रहे। ये जो पॉलिटिकल केओस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं एक सीरीज रेकमेंड करता होता हूँ, मैं आज लिंक भी शेयर करूंगा, पुरानी है थोड़ी, 2017 में आई थी, डॉन की। मैंने अपना पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री का जितना भी वो है उसी से प्रिपेयर किया था। आई डिडंट स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, मैंने वो बुक नहीं पढ़ी। ठीक है, थोड़ी बहुत नजर से गुजारी है, लेकिन मैंने वो कंप्लीट नहीं पढ़ी हुई। मैंने वो जो डॉन की सीरीज थी आर्टिकल्स की, मैंने उससे तैयारी की थी। वो उसका नाम है 70 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान। 70 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान। मैं लिंक भी आज उसका शेयर कर दूंगा। उसमें ना डिफरेंट आर्टिकल्स हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर को, 25-30 आर्टिकल्स हैं, 20 से 25, 2-2 पेजेस, 3-3 पेजेस के तस्वीरों के साथ। और उसमें ना स्पेशल रिपोर्ट की सीरीज है उसी के अंदर, हर ईरा पे स्पेशल रिपोर्ट लिखा होगा, साथ लिखा होगा लेगेसी ऑफ मिस्टर जिना, पॉलिटिक्स ऑफ मिस्टर जिना, फाउंडिंग फादर्स, पार्लियामेंट इन केओस, ईयर वाइज ना, फिर रिफॉर्मर ऑन हॉर्सेस बैक, फिर ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान, फिर क्या कहते हैं प्रॉमिस ऑफ डेमोक्रेसी, फिर अथॉरिटेरियनिज्म। ये इस तरह करके ना हर टर्न्योर पे, जो टर्न्योर था पाकिस्तान की हिस्ट्री का, उस पर आर्टिकल। तो आप वो पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे यार हर वक्त जो ना वो अन्नी पई हुई है मुल्क के अंदर ना, जंजाल पूरा मचा हुआ है मुल्क के अंदर, कोई भी सुकून का सांस नहीं आ रहा, और हम सब इसके आदी हो गए हैं। हम लोग न्यूज देखते हैं, देयर वाज अ टाइम जब पहली न्यूज कोरोना की होती थी, आज कोरोना 10वें नंबर पे जाके न्यूज आती है। क्यों? हमारा इंटरेस्ट खत्म हो गया उस न्यूज में। कोरोना हमारे लिए रूटीन है। आई बिलीव इन इट, एग्जिस्ट करता है। मैंने 3 दफा अल्लाह का शुक्र है वैक्सीनेशन करवाई है इसके लिए, बट वो रूटीन है मेरे लिए। अब कोरोना एग्जिस्ट करता है। दुनिया में हर साल 2 लाख लोग मलेरिया से मर जाते हैं, मलेरिया की वजह से। हमारे लिए रूटीन है। पाकिस्तान के अंदर 1000 में से आई थिंक 30 बच्चे जो हैं वो पैदाइश के वक्त उनकी वफात हो जाती है, और 15 खवातीन की डिलीवरी के वक्त वफात हो जाती है, 1000 में से। आई थिंक ऐसी कोई फिगर है। हर घंटे में 3 माएँ हैं जिनकी डेथ हो जाती है डिलीवरी के वक्त पाकिस्तान में। बट हमारे लिए रूटीन है। तो जो चीज हमारे लिए रूटीन बनती जाती, हमारे लिए क्योस इज अ रूटीन फॉर अस। जब तक क्योस नहीं होता ना, हमें मजा नहीं आता। पार्लियामेंट में इस वक्त क्योस है ना, लोग परेशान होने से ज्यादा मजे ले रहे हैं उसके। लोग परेशान होने से ज्यादा उसके मजे ले रहे हैं कि यार चस लगी हुई है, मजे लगे पड़े हैं एक दूसरे को। वो पॉलिटिकल टॉक शोज वालों की चांदी हुई है, एक दूसरे को गालम गलोच कर रहे हैं बैठ के, मजे लगे हुए हैं भाई। ठीक है, हमें ये टेंशन नहीं, यूक्रेन में जंग लगी हुई है, क्यों? तो हफ्ता पहले तक वो हमारे लिए मजेदार चीज थी, लेकिन अब नहीं है। अब हमारे लिए प्रॉब्लम ये है, एस्पायरेंट्स के लिए हमें वो साल वाली पूरी चीजें करनी है बैठ के। उसमें एक मैंने मीम भी बनाया था, वो मैं शेयर करूंगा। तो क्या है कि मुल्क ऐसे ना चलता रहे, ये ज्यादा प्रॉब्लम है कि हम क्योस के आदी ना हो जाए, फिर जो सुकून होगा ना वो हमें रास नहीं आएगा।
थोड़ी देर के लिए अच्छा जरूर लगेगा, लेकिन हम उकता जाएंगे बहुत जल्दी उससे। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। और कोई सवाल हो? नहीं है, मुझे अपने घर जाना है। सर मेरा एक छोटा सा प्रश्न। एक मिनट, क्या केस करना? सूट केस को भी कहते हैं ना। एक स्वीट होता है कमरा, बड़ा इंपॉर्टेंट। एक सूट होता है जो हम पहनते हैं, एक सूट होता है केस को कहते हैं। हाँ, उसे केस केस करना कहते हैं। हाँ, ये पाकिस्तान के ऑनलाइन सवाल था किसी का। जी सर, मतलब ये जिस तरह टेंडेंसी बन चुकी है कि हमें कौन सी गवर्नमेंट सॉरी सिस्टम सूट करता है, मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम या डिक्टेटर सिस्टम, या कि इससे हटकर कोई और भी है जैसे सदारती? देखो, सवाल ये हुआ है कि जिस तरह क्योस की हमें आदत पड़ गई है, तो हमें कौन सा सिस्टम सूट करता है गवर्नमेंट का। हम लोग ना बड़ी आसानी से कह देते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो सिर्फ डिक्टेटरशिप के अंडर चल सकता है। प्रॉब्लम यह है कि जब सिर्फ वन मैन से होती है ना, जब सिर्फ एक बंदे की राय चल रही होती है, तो वो आसान नहीं होता, उसमें आपको बहुत से लोगों की राय मारनी पड़ती है फिर। और ये बात तो कहीं भी नहीं लिखी हुई कि एक इंसान अकेले कुल हो सकता है, ये कहीं भी नहीं लिखी हुई। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान क्या किसी भी मुल्क को जो चीज सूट करती है वो डेमोक्रेसी ही है। वीकेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज डिक्टेटरशिप। को जामिया नईमिया के अंदर क्षेत्र पड़ा था ना, लगा नहीं था लेकिन मारा जरूर गया था। है बुरी चीज, लेकिन खूबसूरती है डेमोक्रेसी। आप डिक्टेटर को जूता मार सकते हैं, मुशर्रफ को मारने की कोशिश की गई थी, ठीक है, बट इन अ जनरल सेंस यू कांट डू दैट टू अ डिक्टेटर, टू अ किंग। मरवा देंगे वो लोग आराम से आपको। ठीक है, यू कैन डू दैट टू अ पॉलिटिशियन, दो आइदर। मैं शेख रशीद का एक बयान पढ़ रहा था कहीं, ही सेड के ना एक बंदे की ना, मेरे इलाके में बड़ा इन्फ्लुएंशियल बंदा था, उसके फादर की डेथ हो गई। मैं उसके फादर की डेथ पे नहीं जा सका था अपनी मजबूरियों, अपनी मसरूफियात की वजह से। कहता जब मैं उसे वोट मांगने गया ना, तो उसने मुझे कहा कि आप मेरे फादर की डेथ पे नहीं आए थे, मैं आपको वोट नहीं दूंगा, ना मेरी बरादरी आपको वोट देगी। कहता मैं चुपचाप वहां से उठ के आ गया, क्योंकि वो सही कह रहा था और मैं उसे कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि वोट उसका था, मेरा नहीं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। मैंने कल एक जिक्र किया था कि यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान के अंदर डेवलपमेंट शुरू कराई थी, लेकिन अगर लोग उससे खुश नहीं थे तो उसको अगली दफा हरा दिया था लोगों ने। इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड वन सेकेंड वर्ल्ड वॉर अंडर द लीडरशिप ऑफ विंस्टन चर्चिल। सर विंस्टन चर्चिल के अंडर इंग्लैंड ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीती थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होने से थोड़ा पहले इंग्लैंड में इलेक्शंस हुए, तो विंस्टन चर्चिल हार गए वो इलेक्शन। क्लेमेंट एटली जीत गया वो इलेक्शन। व्हाई? बिकॉज पीपल थॉट कि अब जंग खत्म हो गई, अब हमें इसकी जरूरत नहीं। ये जंगी वजीर आजम था, अब हमें ऐसे बंदे की जरूरत है जो अमन के अंदर मुल्क की डेवलपमेंट करवा सके। सो दे ब्रॉट क्लेमेंट एटली 45 से 50 तक। 15 में कोल्ड वॉर अरूज पे पहुंच गई। दे अगेन वांटेड अ जंगी वजीर आजम, वो अगेन विंस्टन चर्चिल को ले आए वापस। दिस इज हाउ डेमोक्रेसीज वर्क। पाकिस्तान में लोग उकता बहुत जल्दी जाते हैं। हमारा ना जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत थोड़ा, आप सब लोगों का बहुत थोड़ा होगा। 20 मिनट के बाद पढ़ाई के बाद ना दीवार भी इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाती है, मैप खास तौर पे। ठीक है, 20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद हमने मौका, हम डेमोक्रेसी से जिस तरह के रिजल्ट्स चाहते हैं ना, वो जिन ममालिक से वो रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो आए हैं 450 साल के बाद, 250 साल के बाद। इसी डेमोक्रेसी के पीछे सिविल वॉर हुई थी अमेरिका में। डेमोक्रेसी ये कहती थी, पार्लियामेंट ये कहती थी उनकी कि स्लेवरी खत्म हो जाए। साउथ ने कहा हम नहीं मानते, सिविल वॉर हो गई। उसी अमेरिका में हुई, 30 लाख लोगों की डेथ हुई, 3 मिलियन। ठीक है, लेकिन आज वहां पर डेमोक्रेसी देती है रिजल्ट। पाकिस्तान में सिर्फ 15 साल हुए हैं प्रॉपर।
10 साल तो सिर्फ ये हुए ना कि गवर्नमेंट ने टाइम पीरियड पूरा किया, और ये भी अब नहीं पूरा कर रही गवर्नमेंट, लग तो यही रहा 1.5 साल के लिए एक और गवर्नमेंट आएगी, लग यही रहा है, अल्लाह नोज बेटर। ठीक है, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी? हम कैसे उसको होगा? टांगे ना हिलाऊंगा, बहुत बुरा लगता है, ये सिर्फ मैं हिलाऊंगा, मेरी क्लास है तुमने टांगे नहीं हिलानी। अच्छा, द पॉइंट इज, हाँ है यार, अभी वो मेरे जहन में नहीं है, मुझे ना वहीद अब जनरल अब्दुल वहीद काकड़ फार्मूला याद है सिर्फ सो मुझे वो फार्मूला भी याद नहीं है, प्रोग्राम फार्मूला। ये वैसे वो फार्मूला था जिसपे उस बेचारे को बरतरफ कर दिया गया था, ये मुझे पता है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो क्या चीज थी, पढ़ लेना घर जाके। तो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट आजकल के दौर में, आजकल के इंफॉर्मेशन के दौर में। हमारे जो वालदैन थे ना, वो अपने वालदैन के आगे नहीं बोल सकते थे। क्यों? क्योंकि उन दोनों ने एक ही सोर्स से इल्म हासिल किया होता था, और वो थी किताबें। तो डेफिनेटली वालिद ने ज्यादा किताबें पढ़ी होती थी औलाद से, ये ज्यादा अच्छे ऑथर्स को पढ़ा होता था औलाद से। आज हम क्वेश्चन कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के इल्म को, क्यों? उन्होंने बुक्स पढ़ी है, हमने गूगल किया। हम तो वो जो चीज बताते हैं हम 2 मिनट में गूगल कर लेते। मेरी दादी मुझे कहा करती थी कि 1980 के जिहाद में हमने जो है ना अमरीकियों का साथ इसलिए दिया क्योंकि वो अहले किताब थे, कहती हैं, ठीक है, और रूसी जो है वो बेमजहबे थे, उनका मजहब नहीं था कोई। आई गूगल्ड इट, रूसी जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, और अमेरिकन का साथ इसलिए दिया था क्योंकि अमेरिका और रूस की कोल्ड वॉर चल रही थी। अब मेरा इल्म उनसे बेटर हो गया ऑलरेडी इंटरनेट की वजह से। उन्होंने सिर्फ किताबी चीजें पढ़ी हैं जो कि गलत भी हो सकती थी, इंटरनेट में भी गलत चीजें होती हैं, बट मैंने वो चीजें पढ़ी हैं जो सही भी हैं। और मुझे अब रीजन की समझ आ गई कि वो जो जिहाद था वो जिहाद मजहब के लिए नहीं था, दैट वाज प्योरली फॉर पॉलिटिकल रीजंस एंड हेजेमोनिक रीजंस। ठीक है, तो ये चीजें हैं, समझ आ गई? क्लियर सर है यहाँ लास्ट, तक? हाँ अच्छा, एक और सवाल भी है। तुम ऑनलाइन बैठे हो सॉरी क्लास में, तो तुम्हें इन लोगों से बड़ी मार पड़नी है वैसे। अच्छा चलो आगे सर, मैं आपकी पॉइंट से एग्री करता हूँ कि हमारी जो, ठीक है, डेमोक्रेसी एक अच्छी चीज है, लेकिन हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा वीक है। इसके अगेंस्ट जो है वो डिक्टेटरशिप के अंदर एक राय होती है, यहाँ पर डिफरेंट ओपिनियन होती है, लेकिन ये मैच्योर ओपिनियन नहीं होती। हमारे एमएनए हैं या एमपी हैं, वो इतने ज्यादा ना एजुकेटेड होते हैं, ना उनको इस तरह का एक्सपीरियंस होता है। फिर उनकी दूसरी चीज, लोटे टाइप नाम भी उनके साथ जुड़े होते हैं। तो ये किस तरह से डेमोक्रेसी यहाँ पर जो है मेच्योर वो कैसे होगी सक्सेसफुल? डेमोक्रेसी? सवाल ये है कि हमारे यहाँ तो इनके फैसले तो मेच्योर नहीं होते, फिर वीक डेमोक्रेसी है। एक चीज होती है उसके कहते हैं एवोल्यूशन। आप बार बार एक चीज को जब आजमाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसके, तो एवोल्यूशन आती है उसमें, फिर वो परफेक्शन की तरफ जाता है। किन्नू खाते हैं हम सब, किन्नू हाइब्रिड है फ्रूटर का और माल्टे का, ठीक है, वो एक दिन में ऐसा नहीं बन गया। किन्नू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से ऐसा बना, रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट्स किए गए उसके ऊपर, तब जाके वो किन्नू निकला है। आप ये चिकन खाते हैं ब्रायलर, ब्रायलर का जो गोश्त होता है वो नरम होता है, और उसमें गोश्त भी फी बर्ड पर बर्ड ज्यादा होता है। जो असील होता है उसका एक बर्ड जो है उसमें 800 ग्राम चिकन निकलता है सिर्फ, मैक्सिमम 500 ग्राम, हद कुकड़ है तो 800 ग्राम निकला है। ब्रायलर के अंदर फी बर्ड 2.5 किलो निकलता है, 2.25 किलो, 2 किलो, हद 1.5 किलो एटलीस्ट निकलता है उसमें से। वो किस तरह से ये ब्रायलर बनी है? रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन से, एक्सपेरिमेंट्स पे एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, ज्यादा मीट प्रोडक्शन, और उसके बाद यानी कि ऐसे बर्ड्स को क्रॉस करवाया गया जो ज्यादा मीट प्रोडक्शन देते थे, और उनका गोश्त जो था वो नरम। असील हार्ड होता है थोड़ा सा, असील कुकड़ कंपैरेटिवली, असील मुर्गी का गोश्त जो है, जो देसी मुर्गी का गोश्त है, वो हार्ड होता है थोड़ा। अब चबाएंगे ना तो आपको हल्की सी फीलिंग आएगी, शायद आप हड्डी, वो कार्टिलेज चबा रहे हैं, हल्की सी ऐसे फीलिंग आती है। कलर का भी रेडिश ज्यादा होता है, बकरे की तरह होता है उसका गोश्त, ठीक है। ये इस ब्रायलर में ऐसा नहीं, ठीक है। मैं वेटनेरियन हूं बेसिकली, तो इसलिए मुझे यही एग्जांपल ज़हन में आ रही थी। तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। डेमोक्रेसी को सिर्फ 10 साल मिले, 15 साल, प्रॉपरली भी नहीं मिले, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एस्टैब्लिशमेंट इज ऑलवेज देयर लर्किंग बिहाइंड द शैडोज, अभी भी है। कल रात की तकरीर अगर आपने सुनी हो, तो जो आवाज का टूटना था वो किसी तरफ इशारा कर रहा था ना,
कल सुनी है तकरीर? किस किसने सुनी है तकरीर कल? आप लोगों को ना सुननी चाहिए थी वो, नॉट बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी अ प्रो पीटीआई और समथिंग, नो, बट वो कहते हैं ना कि हाउ शुड आई पुट इट करेक्टली, मोहरा होना। चेस के अंदर ना मोहरे होते हैं आगे, सबसे पहले उनको डिप्लॉय किया जाता है, वो मर भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता। तो किसी का मोहरा होना, वो जो आवाज का टूटना था ना, वो शो कर रहा था कि मोहरा जो है ना उसका साथ छोड़ दिया। मैं गलत भी हो सकता हूं, बट द पॉइंट इज कि डेमोक्रेसी को चांस भी तो मिले ना। पॉलिटिशियन पे एक केस होता है और उसको नाअहल करार दे दिया जाता है, 30 सेकंड की सजा के बाद 5 साल के लिए नाअहल। यूसुफ रजा गिलानी, मुशर्रफ ने आईन तोड़ा था जिसकी सजा मौत है, उसको लाए वापस, उसके खिलाफ किया कोई एक्शन नहीं। व्हाई इज ही सेक्रेड? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं जब तक ये होती रहेंगी डेमोक्रेसी डेवलप नहीं कर सकती मुल्क में। और इवन वही लोग जो डेमोक्रेसी के रखवाले हैं वही डील करते हैं। मोहम्मद जुबैर क्या नहीं मिलके आए थे आईएसआई चीफ से, आईएसपीआर के चीफ से, पीएमएलएन वाले? क्या अंपायर की उंगली खड़े होने का पीपल्स पार्टी इंतजार नहीं कर रही होती? कर रहे होते हैं सब। पॉइंट यही है कि डेमोक्रेट्स जो है, वही पॉइंट आ जाता है कि डेमोक्रेट्स हैव ट्राइड टू बी डिक्टेटर्स, जो एनोतोल लेमन अपनी उसमें कोटेशन में लिखता है। ठीक है, तो ये चीज एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, प्रॉपर स्पेस के अंदर एवोल्यूशन करने का मौका मिलेगा तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग हो सकती है और पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे फैसले कर सकते हैं। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक इंसान जो है वो गुलामी की उससे बाहर निकलेगा जब उसको 2 वक्त की रोटी से ही फुर्सत नहीं है, जब उसका जहन ये बन चुका है कि चौधरी साहब मैंने रोटी दे देनी, जिसका वो मजारा है उसने उसी को वोट देना है। जब उसको ये गारंटी होगी कि अगर चौधरी नहीं भी रहता तो उसको रोटी मिलेगी 2 वक्त की, क्योंकि रिस्क तो देने वाली अल्लाह की जात है ना। चौधरी के जरिए तो नहीं उसको, चौधरी तो उसको रिस्क नहीं दे रहा ना। हाँ शायद वो जरिया बना हुआ, दैट्स अनदर स्टोरी, बट रिस्क देने वाली अल्लाह की जात है। और हमारी अवाम ये नहीं सोचती। तो वो जो इलाके का बड़ा बंदा है या मुखिया है गांव का, अगर वो चीज जहन से हट जाएगी, लोगों के अंदर शऊर आएगा कि यार मेरा सब कुछ करने वाला ये बंदा नहीं, अगर मैं फलाने बंदे को चूज कर लूं तो शायद वो इससे अच्छा मेरा काम कर दे, तो फिर वो एवोल्यूशन, तो ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू आएगा। आजकल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, थैंक्स टू इमरान खान मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। वो इमरान खान की बुराइयां भी दिखा रहा है, पहले ये नहीं होता था। पहले कभी हुआ था? नहीं। वो हुक्मरान की बुराइयां भी दिखा रहा है, ऐसी की तैसी, उसने ये गलत किया, उसने वो गलत किया। देयर वाज अ टाइम, मैंने एक प्रोग्राम देखा, इकरारुल एआरवाई प्रो पीटीआई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इकरारुल हसन ने प्रोग्राम किया फैसल वावडा के हल्के में जाके, ये भी रिसेंटली किया, महीना डेढ़ पहले मैंने देखा, और उसमें उसने जाके बताया कि किस तरह ये लोग दावे करके आए और यहाँ पे इन्होंने कोई काम नहीं कराया। एयरवाई ने वो शो किया और रन हुआ है वो प्राय 7 से 8 बजे तक हफ्ते के दिन। ठीक है, फैसल वावडा के हल्के के अंदर, एयरवाई न्यूज पे, एआरवाई न्यूज पे, जियो पे नहीं, एआरवाई न्यूज पे, जो प्रो पीटीआई है। ठीक है, मीडिया की ये आजादी, जब लोगों तक ये चीजें पहुंचेंगी, लोगों को पता लगेगा यार हमने किसके हक में फैसला करना, शऊर आएगा। तो जो रफ्ता रफ्ता शऊर आएगा, शऊर। नेदरलैंड्स के अंदर एक दफा लोगों ने अपने वजीर आजम को जिंदा जला दिया था, सॉरी उसके टुकड़े कर दिए थे या उसे जिंदा जला दिया था। वही सेम नेदरलैंड है जहां पे उनका वजीर आजम एग्जाम्पल दी जाती थी, साइकिल पे जाता है और वो अवाम को जवाबदेह है, डेमोक्रेसी वहां पे है, बादशाहत है सही, लेकिन को पूछता नहीं है वहां पे, उनको नॉमिनल है सिर्फ, इंग्लैंड की तरह। ठीक है, ये चीजें एवोल्यूशन से आती हैं। आज के लिए यहीं तक, ठीक है। यस, हमने क्यों कहा था लेजिस्लेचर स्ट्रांग है? चेक्स एंड बैलेंसेस ज्यादा है, तो जुडिशरी का चेक है लेजिस्लेचर में। ऑर्डर नहीं, आई थिंक डायरेक्ट कर सकते हैं, पावर ज्यादा है, लेकिन चेक्स, उस पे चेक्स भी ज्यादा हैं। पावर अगरचे ज्यादा,
ऑल्दो हमारे मुल्क में नहीं दी जाती पावर, कॉन्स्टिट्यूशनली लेजिस्लेचर की पावर ज्यादा है, बट उसके ऊपर चेक, जब पावर ज्यादा होती है ना उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस भी उतने ज्यादा रखने पड़ते हैं ताकि अब्यूज ऑफ पावर ना हो। तो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, उसकी बेस पे वो उसे डायरेक्ट कर सकती है पार्लियामेंट को, जुडिशरी, क्या आप ये काम करें। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। मेरा अगर किसी ने वो पोस्ट देखी हो जो मैंने ग्रुप में लगाई थी, जो कि किसी को तौफीक नहीं हुई, 93 के अंदर आई थिंक 27 मई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 92 पार्लियामेंट्स बहाल हुई थी। 93 27 मई आई थिंक पार्लियामेंट बहाल हुई थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे। सदर ने ही मुअत्तल की थी पार्लियामेंट, डिसॉल्व की थी। नवाज शरीफ की आईजीआई, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद वाली पार्लियामेंट बहाल हुई थी 93 के अंदर। सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम के पार्लियामेंट बहाल हो रही है, दिस इज द सेकंड टाइम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे। जस्टिस नसीम हसन शाह होते थे तब, छोटे कद वाले थे, नसीम हसन शाह ही ब्रॉट बैक द पार्लियामेंट। ठीक है, तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट दोबारा आई है वापस, ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, प्रेसिडेंट हिस्टोरिकल है लेकिन प्रेसिडेंट है पहले। ठीक है, चलो क्लास यहीं तक, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में 18वीं तरमीम और 73 का आइन करेंगे। ठीक हो गया, चलो।